अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जुल्फ़िकार राहत यूट्यूब चैनल और मैं हूं जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त उनको नोटिफिकेशन मिल सके और हालात हाज़रा से वो बाखबर रह सकें। हम कोशिश ये करते हैं कि कोई भी वाक़या हो, कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ हो और कोई भी तबसरा और तज़िया हो, उसको अपनी ख्वाहिश के मुताबिक आपके सामने ना रखा जाए बल्कि फैक्ट्स की बुनियाद के ऊपर रखा जाए और ख़बर के अंदर जो खबर छुपी है उसको निकाल के आपसे शेयर किया जाए ताकि आप हालात हाज़रा से बाखबर रह सकें। जस्टिस काजी फायज़ ईसा एक पाकिस्तान की एक बड़ी मोतबर फैमिली से ताल्लुक़, जिसके बारे में आजकल सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कई नैरेटिव चल रहे हैं। एक नैरेटिव तो ये है, कुछ लोगों का ख्याल है कि काजी फायज़ ईसा के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। कुछ लोगों का ख्याल है कि साजिश वाजिश नहीं है बल्कि काजी फायज़ ईसा से बड़ा सीधा सा सवाल पूछा जा रहा है कि मनी ट्रेल दे दें, बच्चों के अखराजात और लंदन पैसे कैसे गए और बैंकों की ट्रांजैक्शंस का जवाब दे दें और उनको दे देना चाहिए। अच्छा, कुछ और एक बड़ा समझ लें कि एक नैरेटिव इस हवाले से बिल्ड करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, वो ये है जुडिशरी के ऊपर यानी अदलिया के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। कुछ लोग इसको नेगेट कर रहे हैं कि अदलिया के ऊपर हमला नहीं, ये तो एक शख्स की आमदन से ज़्यादा असासों की बात हो रही है, उनकी मनी ट्रेल की बात हो रही है। अच्छा, फिर साथ ही साथ इसकी अजीबोगरीब और दिलचस्प मिसालें भी दी जाती हैं। मिसाल के तौर पर ये कहा जाता है कि काजी फायज़ ईसा के ख़ानदान ने चौंक के, इसको एक लतीफ़ा भी समझ लें लेकिन सच्चा वाक़या के तौर पे इसको एक सबक आमूज़ हकीकत के तौर पे भी ले लें कि उन्होंने चूँकि हज़रत कायद-ए-आज़म को सोने के अंदर तोला था जब वो वहाँ तशरीफ़ ले गए थे बलूचिस्तान, तो लिहाजा ये केस तो बनता है। अच्छा, फिर आजकल एक और लतीफ़ा चल रहा है कि हज़रत कायद-ए-आज़म को चूँकि बतौर गवर्नर जनरल 1 रुपया उनकी तनख्वाह थी और उनसे पूछा गया, ये एक समझ लें कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर शेयर होने वाला एक बड़ा लतीफ़ा नुमा एक जोक है कि उनसे जब पूछा गया कि आपका जनाह हाउस आपके नाम के ऊपर है और फलानी बिल्डिंग आपके नाम के ऊपर है, 1 रुपया आपकी तनख्वाह थी, तो आपका आमदन से ज़्यादा सासों का फिट केस है। तो ये किसी को ख्वाब आया होगा इस हवाले से, वो ये भी इसको करी जाए। तो मुझे जब देखने का मौका मिला इस केस को, इसकी प्रोसीडिंग को पढ़ने का मौका मिला, तो जहाँ पे मुझे ये इशू बड़ा संजीदा लगा वहाँ पे इसके साथ गैर संजीदगी जुड़ी हुई मुझे नज़र आई और बहुत सारे लोग जो बिल्कुल गैर संजीदा अंदाज में इस एक संजीदा मसले को न सिर्फ उठा रहे हैं बल्कि मजाक कर रहे हैं। तो एक तो मेरी गुजारिश है, दरख्वास्त है उन दोस्तों से कि जो संजीदा इश्यूज़ होते हैं उनको संजीदगी के साथ लेना चाहिए, जो मजाक के इश्यूज़ हैं उनको मजाक में ले लें, लेकिन हर अच्छे और संजीदा मौजू के अंदर से मजाक का पहलू निकाल कर उसको मज़ीद ख़राब नहीं करना चाहिए। ये ओपिनियन मेकिंग के इश्यूज़ होते हैं। कौमें और नौजवान नस्ल और आने वाली नस्लें इन चीज़ों को फॉलो करती हैं और इससे तारीख बन रही होती है। इससे इस तरह के जो केसेस हैं वो आपके PhD के अंदर किताबों के अंदर जाके छपते हैं, फिर आने वाले वकील और आने वाली अदालती सिस्टम उसको फॉलो करता है और तारीख के तालिब इल्म पढ़ के उससे सबक हासिल करते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एक संजीदा इशू है। अब जायज़ा लेते हैं कि क्या काजी फायज़ ईसा के खिलाफ जो केस रिपोर्ट हुआ, क्या ये वाकई साजिश है? इस पे मेरी बहुत सारे वकला से बात हुई, बहुत सारे लोगों ने इस पे तरह तरह के कमेंट किए। मैं अगर उनको सम अप करूँ तो उसमें अक्सरियत जो थी वो यही कह रही थी कि देखें, जब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का एहतसाब हो रहा है, जब जर्नैलों का एहतसाब हो रहा है, जब चौधरी शहजाद साहब नैब की तारीखें भुगत चुके, जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भुगत चुके, यूसुफ रज़ा गिलानी नाअहल हो चुके, जरदारी साहब कई केसों में तारीखें भुगत रहे, तो ये मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं और कुछ अब भी जो बड़े बड़े ओहदों पे फायज हैं वो अब भी नैब की तारीखें भुगत रहे हैं। केस गालबन इसी नौयत के हैं। तो अगर तमाम के तमाम लोग अपना अपना जवाब वहाँ पे दे रहे हैं और बड़े पेशेंस के साथ उनको जवाब देना पड़ रहा है,
शहबाज शरीफ साहब ने आए बाई शाही की, नवाज शरीफ साहब ने भी आए बाई शाही की। सवाल गंदम जवाब चना, लेकिन अल्टीमेटली उनको उस जुडिशियल प्रोसेस से गुजरना पड़ा। ये दुरुस्त बात है कि बहुत सारे जो बड़े हैं इस मुल्क के, जिनको गलतफहमी हो गई है कि वो मुल्क से भी बड़े हैं, वो सिस्टम से खेलने का एक एक्सपीरियंस रखते हैं, वो सिस्टम से खेलते रहे, डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते रहे, लेकिन इसके बावजूद उनको जवाब देना पड़ा। और कुछ लोग कन्विक्ट हुए, कुछ लोग मुल्क के अंदर हैं, कुछ मुल्क से बाहर हैं। अब काजी फायज ईसा से भी उसी नौयत के सवाल किए जा रहे हैं। अब काजी फायज ईसा साहब जवाबन उनकी तरफ से या उनके वकला की तरफ से जो चीज़ें आ रही हैं, वो मैं समझता हूँ कि जुडिशरी का एक बड़ा नाम है काजी फायज ईसा, उनकी तरफ से ऐसे जवाब की मैं कम अज़ कम तो नहीं रखता। मैं समझता हूँ कि काजी फायज ईसा और उसकी फैमिली बड़ी मोतबर फैमिली है, उसको टू दी पॉइंट जो इल्ज़ाम लगता है उसका टका के जवाब देना चाहिए। पूरे मुल्क के अंदर उनका एक एहतराम है, और ये जो भी इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा है उसका दो टोक जवाब देंगे तो लोगों को ज़्यादा सॉलिड और अच्छा लॉजिक लगेगा। अगर कोई साजिश भी हो रही है तो उसको भी बेनकाब करें कि साजिश हो क्या रही है, लेकिन मामला तो मुझे बिल्कुल सीधा साधा लग रहा है। मसलन वहाँ पे उनके वकील सवाल कर रहे हैं फ़रोग नसीम को, जो वो अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे के मुख्तलिफ़ केसों में फौरी पहुँच जाते हैं। उनकी ज़ाती ज़िंदगी क्या है, उनका लाइसेंस कब मुअत्तल हुआ नहीं हुआ, उनको वकालत का हक़ नहीं है, वो एक हाज़िर सर्व जज के ऊपर इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं, वो अदलिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उनको कहा जाता है कि आप एहतसाब जज का एहतसाब नहीं कर सकते, आप मुशर्रफ के वकील रहे हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, इस सारी कहानी में कई जजेस पे एतराज़ लगा, कई जजेस बेंचों से अलहदा हो गए, और कई अटार्नी जनरल, कई प्राइवेट वकीलों के ऊपर वकला माफिया के हवाले से इल्ज़ाम लगता रहा, कई डिप्टी अटार्नी जनरल और अटार्नी जनरल इसकी नज़र हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मामला अगर पाकिस्तान की जो सीनियर तरीन जुडिशल फोरम है वहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि इंसाफ अगर नहीं मिल सकता, या सीनियर तरीन अदलिया जो सबसे बड़ी अदलिया सुप्रीम कोर्ट और सबसे बड़ा अदलिया का सबसे बड़ा काजी, और एक काजी का ही वहाँ पे फैसला हो, तो मेरा ख्याल है उस पर तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मामला बड़ी क्लैरिटी में होना चाहिए कि वहाँ से काजी फायज ईसा को अगर इंसाफ नहीं मिल सकता अदलिया से, और उनको ये सारे डिलेइंग टैक्टिक्स की तरफ उनकी वकला टीम को जाना पड़ रहा है, और केस अल्तवा का शिकार हो रहा है, तो इससे अलबत्ता कई शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं और हो सकते हैं। बात बड़ी सिंपल है, मनी ट्रेल दें, इनके मुंह के ऊपर मारें और सुकून से अपना काम करें, नौकरी करें, और आप नीट एंड क्लीन साफ सुथरे आदमी समझे जाते हैं। आप अपनी इज्जत और रिस्पेक्ट को मज़ीद बढ़ाएं। लेकिन यहाँ पे बात जो हो रही है वो बड़ी अजीबोगरीब है, जिसकी वजह से लोगों को बातें करने का मौका मिल रहा है, और मेरी ख्वाहिश है यही पाकिस्तानी कि लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो एहतसाब है पाकिस्तान के अंदर, एहतसाब और इंतकाम में बहुत माइनर सा फ़र्क होता है। ये एहतसाब इस मुल्क के अंदर होना चाहिए, इंतकाम नहीं होना चाहिए। तमाम सियासतदानों का जब एहतसाब हो रहा है, तमाम शोबा ज़िंदगी का एहतसाब हो रहा है, सहाफ़ी नैब की इज़्ज़त में है, वकला नैब की इज़्ज़त में है, सियासतदान नैब की इज़्ज़त में है, ब्यूरोक्रेट्स तरीके भुगत रहे हैं, तो वाई नॉट जजेस। बल्कि जनरल्स का भी, बहुत सारे जनरल्स को आपने देखा कोर्ट मार्शल हो रहे हैं, बहुत सारे जनरल का एहतसाब हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जजेस, नैब और जर्नलिस्ट, ये तीन लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ करते थे। तो जर्नलिस्ट और जर्नलिस्ट तो उस चक्की से गुजर गए हैं। अब जजेस को भी मेरा ख्याल है इस पे कम अज़ कम ये बात नहीं करनी चाहिए। अगर एहतसाब कोई आइनी और कानूनी तौर पे कोई इस्तिस्ना अगर उनको हासिल है, मुझे नहीं पता, मैं एक तारीख का तालिब इल्म हूँ, मैं ला का तालिब इल्म नहीं हूँ, तो इस बारे में कोई वकील मेरी रहनुमाई फरमा दें। अगर ऐसा नहीं है, कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल है कि सबको बराबर होना चाहिए, एहतसाब सबका होना चाहिए, और बेलाग एहतसाब होना चाहिए, और क्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए, और उस एहतसाब के असरात भी नीचे तक आने चाहिए। जजेस के अंदर भी सिर्फ किसी एक आधे शख्स को
پن پوائنٹ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر واقعی سازش کوئی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ہو رہی ہے تو اس سازش سے بھی انہیں پوری قوم کو آگاہ کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ بات بڑی سمپل اور سادی ہے، بات احتساب کی ہے، منی ٹریل کی ہے، تو وہ چیزیں ساری کی ساری قوم کے سامنے رکھ دینی چاہیے کہ پیسے وہاں پہ کیسے گئے، اس کا لیگل طریقہ تھا یا نہیں تھا، منی لانڈرنگ تھی یا نہیں تھی۔ تو بات بڑی سادے سے انداز میں اگر الزام کا جواب صحیح طریقے سے آ جائے تو یقین کریں یہ سازشی تھیوریز ساری کی ساری خود بخود ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے جوڈیشری کہ صرف ایک شخص کے اوپر نہیں، یہ پوری جوڈیشری کے اوپر سوال ہے، تو یہ پوری جوڈیشری کو اس داغ کو دھونا چاہیے، اور پوری قوم چونکہ آزادی صحافت اور عدلیہ کی آزادی کے لیے جنگ لڑ چکی ہے، ہم خود اس جنگ کا حصہ تھے۔ ہم اپنی عدلیہ کو ایک پاک صاف اور صاف ستھرا اور زبردست عدلیہ کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہی ہماری خواہش ہے، لیکن یہ میری خواہش سے کام نہیں بنے گا، یہ عمل سے کام بنے گا، اور جب تک جرنلسٹ کو ٹھیک نہیں ہوں گے، ججز ٹھیک نہیں ہوں گے، جرنلسٹ خود اپنے اندر احتساب کا عمل مکمل نہیں کریں گے، تب تک چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی، یہ کسی کی خواہش سے ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا میرا خیال ہے تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں اور عدلیہ، جرنلسٹ، ایگزیکٹو، اور یہ تمام لوگ تو پلرس ہیں، پلرس آف دی اسٹیٹ۔ تو پلرز آف دی اسٹیٹ کے اوپر اگر کوئی کویسچن ریز ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو نہ لنگر آن ہونا چاہیے، نہ اس میں ابہام آنے چاہیے، اس کو جتنی جلدی ہو سکے کلیئرٹی اس پہ ہو جانی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ نئے پروگرام میں نئے کسی زبردست موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ تھینک یو۔